हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा निशान क्लासेस टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जो कि होने वाला था पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसमें डी एंड ए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने शामिल किया है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखें, सीबीएसई पैटर्न से किस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, द ऑक्सीडेशन स्टेट Fe इन Fe K3FeCN6। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, तो करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बेटा आपको। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान के आपको क्वेश्चन करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू +1, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, प्लस इसको x मान लिया, प्लस 6 इंटू माइनस का 1, कोई चार्ज है इस पे, कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0। तो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, प्लस का 3, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया 3, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यार मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलेगा? तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो बेटा, Fe3+ की बात करते हैं, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 3d5 आर्गन, इसमें यहां पर Fe2+ आएगा बेटा, Fe3+ नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो Fe से क्या बनेगा बेटा, Fe आर्गन 3d5 और ये 4s2, ठीक है। ये होगा 3d6 4s2 होता है इसका, ठीक। तो Fe2+ का क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन 3d6, ठीक है। बाकी कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इन दोनों में Mn और इसमें चेक कर लेते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 और 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn की बात करेंगे तो इसका होता है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 Mn2+ का। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 5, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर आपका आएगा बेटा बी वाला। कौन सा आएगा बेटा, बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द कॉम्प्लेक्स CONH3(6Cl3) द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स। आप मुझे ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं इसमें? तो नंबर ऑफ लिगेंड्स है बेटा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन इन दोनों में से कोई बैठ रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, क्रोमियम और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लाइफ टाइम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में +3 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बैठने वाला है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो सकती है? कलर आयन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन बिल्कुल करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए इसमें? ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। अब लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्यों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात बोली है इन्होंने। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ये भी होता है। तो बोथ ए एंड बी, बिल्कुल यहां पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी होता है और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज भी होता है। दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। आपको पता है असर्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल पूरा पता है, सेकंड ऑप्शन आपको पता है, थर्ड ऑप्शन भी आपको पता है, डी ऑप्शन भी आपको पता होता है। ऑप्शंस आपको याद है, तो अब करते हैं बात आगे की। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आता है। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है Zn2+ कंपाउंड्स आर कलरलेस। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि Zn2+ जो होता है ना बेटा, Zn2+ जो होता है उसमें 3d10 होता है, और 3d10 का मतलब है इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कंप्लीटली फुली फिल्ड है, डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी तो यही बात बोल रहा है, बिल्कुल इसका ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो इसका मतलब यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, क्रोमियम 3+ कंपाउंड्स आर कलर्ड। देख लेते हैं बेटा Cr3+। सबसे पहले क्रोमियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 3d5 4s1। तो आर्गन 3+ का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आर्गन 3d3।
3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आपके 3d3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, बिल्कुल सही है। और डी ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक Cr3+। डी ट्रांजिशन ही तो होता है बेटा, इसी वजह से इनका कलर आता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही बैठता है। ठीक है यार, बात मान ली। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिनोइड शो अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल, एक्टिनोइड दिखाते हैं यार ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 दिखाते हैं, +4 दिखाते हैं, +7 दिखाते हैं, +6 दिखाते हैं। 5f 6d and 7s ऑर्बिटल हैव कंपैरेबल एनर्जी। कंपैरेबल एनर्जी होती है इसलिए तो दिखाते हैं। हाँ यार, इसका मतलब करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें भी सही बैठता है। ठीक है भैया जी, आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NiCl4 is a diamagnetic. Why NiCl4 is paramagnetic? Cn is a strong field ligand and Cl- is a weak field ligand. बिल्कुल, क्योंकि बेटा Cn क्या कराएगा? पैरिंग करा देगा, और पैरिंग कराएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। और NiCl4 वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पैरिंग नहीं कराएगा, और पैरिंग नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सटीक बैठता है आपका। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्या बोल रहा है? Fe3+ is more stable than Mn3+ in aqueous solution। बिल्कुल, क्योंकि Fe3+ जो होता है ना बेटा, आपको पता होना चाहिए Fe3+ जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe3+ का होता है बेटा 3d5 और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाफ फिल्ड है। क्या है बेटा? हाफ फिल्ड। और Mn3+ में जब मैंने किया ना बेटा इसको, तो Mn3+ करते ही हो जाता है 3d4। तो ये तो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लूं? Mn2+ वापस बना लूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल होता है। Mn3+ readily changes to Mn2+ due to half filled stability। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ रहा है, यानी आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, क्या बोल रहा है? सेक्शन सी के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn एंड Mn2+, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ Mn। तो आपको बता दो बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैग्नीज का होता है आर्गन 3d5 4s2, ठीक है, और Mn2+ का होता है ओनली 3d5। अब 3d5 हो गया तो ये क्या बना? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या बना बेटा? ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसीलिए Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn। समझ में आ गई बेटा बात? बहुत आसान है यार, क्वेश्चन को करने का तरीका ही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आर मोर इजी टू ऑब्टेन देन ऑक्सीडेशन स्टेट विद रिलेटिवली लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेट है वो इजीली आ जाती है, और अनस्टेबल होती है वो इजीली नहीं आ पाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट एनी टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोल रहा है? समझना ध्यान से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीटली रेगुलरली आपकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी चीजें कह सकते हो यहाँ पे। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। कंप्लीटली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है और उसकी साइज क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। सीरीज कोज्ड बाय इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से 4f के इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज क्या हो जाती है बेटा? छोटी हो जाती है। यानी मैं आपसे कह सकता हूं रेगुलर डिक्रीज इन साइज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। टू कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं इसके, तो क्या बोल रहा है? तो मेन कॉन्सिक्वेंसेस आर द डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग लेंथेनोइड। लेंथेनोइड को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि सामने से देखने पे ऐसा लगता है कि यार तो दोनों ही सेम है, तो हम कैसे इनको क्या करेंगे? अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। एंड द सिमिलरिटी इन साइज between element of the second and third ionization series such as zirconium and hafnium। यार ये बहुत सेम सी साइज होती है, तो आप पहचान ही नहीं पाते हो कि यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट अलग भी हैं कि सेम ही है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये तो हमारा फेवरेट है, आईयूपीएससी नेम लिखना है इसका। चलो भाई लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे डाई क्लोरिडो, लिख दिया क्लोरिडो, फिर क्या लिखेंगे बिस, फिर ब्रैकेट लगाना है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, लिख दिया बेटा, ये यहां तक की बात क्लियर कर ली हमने। डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो, कोबाल्ट। सर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, बिल्कुल लिखना है, आपको कैसे पता, हमेशा याद रखना कोबाल्ट 30 आएगा कि CO और Cr का +3 आना है, दिमागी मत लगाना। क्लियर है कहानी, हो गया काम। अगले पे आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो नाम क्या आएगा इसका, ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। सर आपको कैसे पता कि फेरेट थर्ड है, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लिया। सर आप कैसे निकालते हो, तो लो बेटा ये भी देख लो, x प्लस 3 इंटू माइनस का 2, ऑक्सीलेटो पे माइनस का 2 चार्ज होता है, इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस का 6, इवन आंसर आया आपका प्लस का 3। क्लियर है बेटा कहानी, समझ में आ गई बात, फेरेट है, फेरेट नहीं है, फेरेट है, फेरेट, ए लगा दो बेटा जी, समझ में आ गई बात। अरे क्लियर है कहानी, आसान था, आसान बना दिया। अगला क्वेश्चन देखो, differentiate between inner d orbital and outer d orbital complex using VBT examples, give one example and formula for each। समझते हैं भाई, इनर डी क्या होता है, आउटर डी क्या होता है, ध्यान सुनना। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन डी ऑर्बिटल्स, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी। यानी डी ऑर्बिटल अगर जहां पर भी सेपरेटली आपको अलग अलग नजर आएंगे तो वही आपका कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंस हो जाएगा। ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज n-1 डी ऑर्बिटल। तो इनर डी ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, d2sp3 होता है, यानी डी आपका क्या है, इन है, अरे डी क्या है आपका, अंदर की साइड है ना यार, तो इनर डी ऑर्बिटल। और आउटर डी ऑर्बिटल में जो डी होता है वो क्या होता है, आउट होता है, यानी बाहर होता है, तो बाहर की साइड हो तो आउटर डी ऑर्बिटल, अंदर हो तो इनर डी ऑर्बिटल। ये एग्जांपल भी पूछ रहा है तो एग्जांपल भी करेंगे अपन। दिस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ये किस वजह से होता है, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ से। with strong field ligand typically forming inner d orbital। भाई strong ligand होगा तो वो हमेशा inner d orbital बनाएगा, and weak field ligand forming outer orbital complexes, ये outer बनाएगा। inner orbital complexes are often low spin, जो inner d orbital होते हैं ना बेटा वो low spin होता है, outer d orbital होते हैं वो high spin के होते हैं। क्लियर है बात, कैसे, अरे सर समझाओ उसको, तो हमने खाली जगह छोड़ी इसीलिए तो छोड़ी है। इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल समझा देते हैं आपको। यहां लिखते हैं CONH3 होल 6 3+, यहां लिखा मैंने बेटा COF6 3-, F6 3-। ठीक है, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर याद है बेटा, कोबाल्ट का +3 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d6। सर आपने 3d6 क्यों लिखा, 3d7 4s2 होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल के s में से 2, d में से 1, तो 3d6 बच गया। यहां पर लिख देता हूं मैं कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, तो यहां पर आएगा आर्गन 3d6। ठीक है भैया जी, ये भी मान ली। सबसे पहले इसका ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम बनाते हैं, बॉक्स बनाओ, आर्गन d में बनाएंगे अपन 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 3d 4s 3d 4s और 4p बना लेते हैं, जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे 4p। ठीक है बेटा, CO3+ का भी बना देते हैं ऐसे कैसे डायग्राम। ये हो गया बेटा आर्गन, ये 3d 1 2 3 4 5, ये 4s, ये 4p और ये 4d 4d। जरूरत पड़ी तो ठीक है, 3s 3p 3s हो गया, 4s हो गया, 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बता दूं बेटा, ये यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है, पैरिंग कराता है। पैरिंग कराएगा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देता है। तो बेटा क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना ये वाला कूद के यहां चला जाएगा, ये वाला कूद के यहां चला जाएगा, तो CO3+ इज इक्वल टू आर्गन,
चेक करते हैं बेटा क्या हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 दो ऑर्बिटल खाली है, डी को ऑर्बिटल को वैसे के वैसे रख दो, एस का ऑर्बिटल वैसे का वैसे रख दो और पी का ऑर्बिटल भी वैसे का वैसे रख दो। ठीक है भैया, ये काम हो गया। अब CO3+ पे इधर आ जाते हैं। ये क्या है बेटा, F जो होता है वो वीक लिगेंड होता है। क्या होता है बेटा, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड जो होता है ना बेटा वो पैरिंग नहीं कराता है, वीक लिगेंड पैरिंग नहीं कराता है। तो क्या होगा CO3+ आर्गन, और यहाँ पे क्या होगा वैसा का वैसा ही लिख देंगे मैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ मिटा दूं क्या, मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया बेटा 3D की जगह भी मैं केवल D लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए तो D, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद P, और उसके बाद लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे D। ठीक है, अब बताओ बेटा पैरिंग तो कुछ हुई नहीं, जगह हमारे पास खाली है नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ तो कितने बॉक्स चाहिए अपन को, 6 NH3 है, 6 लोन भी है, 6 बॉक्स चाहिए। क्या 6 बॉक्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ बेटा D2sp3। क्या बना, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका देखते हैं बेटा। अब यार पैरिंग वैरिंग तो होनी नहीं है कुछ, तो बाहर से बढ़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये डी है। एस में कितना 1, पी में कितना 3 और डी में 2, एस पे 3 D2, और ये हो गया बेटा आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आएगी बेटा बात। तो इनर कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, आउटर कब होता है, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। अच्छा, स्पिन के बारे में पूछा था तो बेटा यहाँ पर अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी बात मान ली मैंने। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर ली अपन ने तो उसके अलावा स्पिन की भी बात करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्पिन पॉसिबल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो स्पिन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन पॉसिबल नहीं होगा, या स्पिन पॉसिबल होगा। स्पिन मतलब सर घूमना, समझ में आ रही है बात। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। नेक्स्ट बाकी बढ़ जाते हैं बेटा। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोड्स। एक्टिनोड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, समझो बात को। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोड्स आर देयर, सिल्वरी मेटलिक अपीयरेंस। सिल्वरी मेटलिक अपीयरेंस होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है बेटा। ये सिल्वर मेटल जैसी दिखती है, अच्छी से चमकती है, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। यार उनको अगर फाइनली डिवाइडेड करते हैं ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी पीस के पाउडर बना दो आप। ठीक है, दे आर आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने वाली, एंड exhibit a wide range of oxidation state। और क्या करती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन को स्टेट को क्या करती है, अपने ऊपर एक्सेप्ट करती है, मतलब फटाफट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ड्यू टू क्लोज एनर्जी लेवल ऑफ 5s 6d 7s ऑर्बिटल। यानी सभी में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके फटाफट स्टेबल करने की कोशिश करती है। ठीक है भैया, वो समझ में आ गई बात। सेक्शन नंबर डी में आ जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, व्हाट इज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है डेल्टा नोट का मतलब, देखो बेटा, when the ligand approaches a transition metal, जब कोई ट्रांजिशन मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है, कि ट्रांजिशन मेटल में डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक में भी डी ऑर्बिटल है, उस पे लिगेंड्स आया, लिगेंड्स ने धक्का मारा, ऐसे करके पुश करता है उसको। तो लिगेंड्स में क्या, लिगेंड्स जैसे उसको पुश करता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट। कोई लिगेंड आया, लिगेंड ने क्या किया कि 5 ऑर्बिटल था, इसको धक्का मारा। अब जैसे धक्का मारेंगे 2 सेट में टूट जाएगा। 2 सेट में क्यों टूटता है, क्योंकि बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 एक तरह के होते हैं, 2 एक तरह के होते हैं। ये याद रखना, 2 एक्सियल होते हैं, 3 नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, विद हायर, देखो 2 सेट्स, वन विच लोअर एनर्जी एंड अदर विच हायर एनर्जी। मतलब जैसे ही मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा, जैसे मान लो बेटा इसको मैंने अप्रोच किया, ठीक है, ऐसे अप्रोच कर दिया, तो ये क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पर ऐसे सेट में टूट जाते हैं। जो नीचे होगा, जो नीचे होता है बेटा, जो नीचे होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी जो नीचे होगा वो एनर्जी में लो रहेगा, और जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बेटा बात। ठीक है, एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट लाइन एनर्जी रेफर्स टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन 2 सेट, और इन दोनों सेट के बीच में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं CFS। समझ में आ गई बेटा बात। ऑफ
सेट ऑफ डी ऑर्बिटल दैट अराइजेस व्हेन लिगेंड अप्रोचेस ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के ऊपर जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, धक्का मारा, ये ब्रेक होंगे 3 ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल में, या 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल में। तो ये जैसे ही ब्रेक होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गई बेटा बात? बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। अगला देखो, द स्पेडियल अरेंजमेंट ऑफ दिस लिगेंड्स कॉजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से, कि सामने वाला कितना तेज धक्का मार रहा है। इंटरेक्शन दैट लिफ्ट द डीजनरेसी ऑफ द 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल का डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। धक्का मार टूटेगा ना यार। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेफिनेशन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग energy is the quantitative measure of the energy gap. Energy gap होती है between two groups of d orbital after interaction with surrounding ligand. Surrounding ligand ने जैसे interact किया वो break होंगी, और जो break होता है दो ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो जगह बची है, उसे CFSE बोलते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है? The splitting primarily determine the complexes color, मैग्नेटिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को बताता है। द नोटेशन इज यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हाइल डिनोटेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दो ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल होता है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। देखो मैं आपको बता भी दूं डीजनरेशन कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में। बेटा जी आपका जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, ये ब्रेक होता है इसमें, नीचे 3 ऑर्बिटल रह जाते हैं, ऊपर 2 ऑर्बिटल रहते हैं। ये होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से समझना, टेट्राहेड्रल के लिए ऐसा होता है 3 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। क्लियर कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भैया। देखो, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आ भी गया, चलो बताइए देते इसको। CONH3 होल 6 3+। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3+, यानी कि आर्गन 3d6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पैरिंग कराएगा। सबसे पहले डीजनरेशन करेंगे इसका ऑर्बिटल्स का 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया, डीजनरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, और 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे, ऊपर 2 ऑर्बिटल, नीचे 3 ऑर्बिटल। इसे बोलते हैं EG और इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा 6, तो 1 2 3। 6 के लिए ऊपर जाएंगे कि नीचे से करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पैरिंग करता हुआ चलेगा। तो 1 2 और 3, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। T2G में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी T2G पे ऐसे 6 लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है बेटा? पेयर्ड हैं। क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक। क्या है ये? डायामैग्नेटिक। समझ में आ रही बेटा बात? कलर दिखाया नहीं दिखाया? कलर नहीं दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं सारे, तो कलरफुल नहीं होगा। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ जाएं। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई। Explain why FeCN6 low spin while FeF6 3- high spin। कैसे पता करोगे यार? CFT से कर देते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान रहेगा। FeCN6 3- और एक है आपका FeF6 3-। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिलाइजेशन एनर्जी में Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d5। इसका भी होता है, Fe का होता है 3d5। आर्गन जरूर लगा देना यहाँ पे, आर्गन लगाना मत भूलना बेटा। ये आर्गन लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर क्या होगा कि ये स्प्लिटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। स्प्लिटिलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ से एनर्जी को बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, और ये एनर्जी हो गई यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। अब CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पैरिंग करता हुआ चलेगा 1 2 3। ऊपर जाओ नीचे जाओ, नहीं है पैरिंग करो 4 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्पिन पॉसिबल है, बिल्कुल स्पिन तो पॉसिबल है, स्पिन पॉसिबल है, पर कितनी पॉसिबल है? तो मैग्नेटिक मोमेंट केवल इसका ये होगा μ = √n × n + 2। आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा जी, n × n के 1 × 1 +
2, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा √3 यानी 1.71 आंसर आया बोहर मैग्नेटोन। स्पिन तो पॉसिबल है, बिल्कुल मान ली बात। ऐसे कैसे इसका बनाते हैं 5 ऑर्बिटल, पर ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो पैरिंग करा दी, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरिंग नहीं करा पाएगा। 2 ऑर्बिटल ऊपर आ गए, 3 ऑर्बिटल नीचे गए। थोड़ा इस तरह बनाना पड़ेगा इसको यार, थोड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा। स्प्लिटिंग करा दी, ऊपर आ गया 2 ऑर्बिटल, नीचे आ गए 3 ऑर्बिटल। ये हो गया T2G, ये हो गया EG। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा बेटा, T2G में 5, T2G में 5 है यहाँ पे। चलो उसकी बात करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो क्या है ये पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं बेटा, म्यू इज इक्वल टू अंडर n की जगह कितना आएगा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 5, 5 into 5 plus 2, तो अंडर 35। 35 का मतलब गया ये लगभग लगा 5.85 बोहर मैग्नेटोन। इसका मतलब है इसमें हाई स्पिन है, इसमें लो स्पिन है। हाई स्पिन क्यों है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, वीक फील्ड लिगेंड है, पैरिंग नहीं करा पा रहा, इस वजह से ऐसा हुआ है। समझ में आएगी बेटा बात? क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला देखो, द वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव +340, व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर द ये? यार पॉजिटिव वैल्यू होती है E0 M2 + M मोल की वैल्यू। यहां पर एक छोटी सी चीज लिखना भूल गए वो लोग, E0 M2 + M जो होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों ऐसा होता है तो सुन लो। द पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि +0.34 फॉर कॉपर बिकॉज द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है कन्वर्ट सॉलिड कॉपर टू कॉपर आयंस। कॉपर आयंस को, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा जैसे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कॉपर का? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 3d10 4s1। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला क्या बच गया 3d10। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है d10। आयंस इज नॉट कंपेंसेट्स by the energy released when those ions dissolved in water। पर जैसे इनको आयंस में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, ध्यान से समझना। देखो स्पेशली कॉपर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन की एनर्जी तो हाई होती है। द एनर्जी नीडेड टू टर्न सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा लगती है अपन को। एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए तो एनर्जी एंथैल्पी लो होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, देनी कम पड़ती है। ठीक है, तो स्टेबल तो हो जाता है लेकिन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है आराम से। तो इसका मतलब है यहां पर एक चीज समझ में आएगी कि एनर्जी निकालनी है, एनर्जी देनी भी है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है। समझ में आएगी बेटा बात? बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द इंडस्ट्रियल कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स? लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। Interstitial compounds form when small atoms like carbon, hydrogen or nitrogen get trapped in the empty spaces। मतलब क्या होती है, जो मेटल्स होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी साइज के मेटल होते हैं। अब उनमें क्या होती है वॉइड्स होती है बेटा, छोटे छोटे ट्रैप्स बन जाते हैं, यानी जिसमें नॉन मेटल ट्रैप हो जाती है, छोटी छोटी जगह बन जाती है, यहाँ पर वो नॉन मेटल ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज। मैंने बोला ना साइज बड़ी होती है इस वजह से उसमें ट्रैप होना पॉसिबल है, रिजल्टिंग इन लार्ज वॉइड्स दैट कैन बी अकोमोडेट दीज स्मॉलर atoms and their closed packed structures have many such sites। ठीक है, वो कंप्लीटली पैक हो जाता है यार, और पैक होगा तो फिर आराम से काम करेगा। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, दे आर केमिकल कंपाउंड वेयर स्मॉल नॉन मेटल एटम्स आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टेटियल स्पेस फॉर मेटल्स क्रिस्टल लैटिस। छोटे छोटे होते हैं उसमें फिक्स हो जाते हैं। दो दीज कंपाउंड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली आयोनिक और कोवेलेंट, नहीं मान सकते कि होते हैं। एट स्मॉल एटम्स ऑक्यूपाई द वॉइड क्रिएटेड बाय लार्जर मेटल एटम। कॉमन एग्जांपल है TiC4, यानी यहाँ पर कार्बन आ चुका है। ठीक है भैया, मान ली बात। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है भैया, CONH3 होल 6 3+ इन इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना क्वेश्चन करा दिया, अब तो मैं इसको वापस दोबारा करा रहा हूँ। एग्जांपल भी मैंने इसी का लिया क्योंकि मेरा फेवरेट एग्जांपल यही है। ठीक है, NH3 का होल 6 और ये 3+, इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि CO+3 होता है बेटा आर्गन 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये हो गया बेटा
कोबाल्ट 3 प्लस, यहाँ लिख दिया मैंने आर्गन 3D में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, पैरिंग करा देगा, ये कूद के यहाँ चला जाएगा, ये कूद के यहाँ चला जाएगा। CO3 प्लस, आर्गन आ गया बेटा जी, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स कूद के सारा काम कर देंगे। 1 2 3 4, 3 4 क्यों कर रहे हो, 6 बनाना है ना आपको, तो भरते चलो यार साथ में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 4s भी खाली है अभी, तो ये D है, ये S है और ये P है। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो गया, D में 2, S में हो गया यहाँ पे 1 और P3, D2sp3 हो गया। और कौन सा बना, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पूछा गया था आपसे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नेम एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई साहब, हम कर लेते हैं इसको। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये है CONH3 का होल 5 NO2 और ये Cl2। तो बेटा ये तो रीजन दे रहा है क्योंकि यहां पर बनेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बनेगा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों पूछ रहा है, रीजन भी दे रहा है, तो रीजन इसलिए क्योंकि NO2 is a ambidentate ligand, और जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वो क्या करता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, और एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, वो करता है बेटा जी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वाला देखो बेटा, डी वाला PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में PT 1 2 3 4 क्लोरीन क्लोरीन NH3। ठीक है बेटा जी, ये बन गया, ये बना सिस फॉर्म। अब बात करते हैं PT 1 2 3 4, Cl यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया, NH3 यहां लगा दिया और NH3 यहां लगा दिया। समझ में आ रही है बेटा जी बात। तो ये बना आपका ट्रांसफॉर्म, क्या बना, ट्रांस, और इसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बेटा बात। अरे कर सकते हो, आसान भाषा में आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। गिव द एविडेंस दैट CONH3 ClSO4 एंड CONH3 SO4 आर आयनाइज्ड आइसोमर। ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा CONH3 Cl और ये SO4। अब चेक करना बेटा, यहां लिखा मैंने CONH3 SO4 और ये Cl। बेटा आप देखना यहाँ पर, इसमें काउंटर आयन कुछ और है, इसमें काउंटर आयन कुछ और है। अगर इनका आयनाइजेशन करते हैं तो SO4 अलग, इसमें ये अलग काउंटर आयन आता है इसमें, तो दे डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से ये अलग हो रहे हैं, इसलिए आंसर ये आता है। क्लियर है कहानी बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोमर्स। ठीक है भैया, अब ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनना। ये उस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इनको आयंस में तोड़ो, तो क्या करोगे, K+ CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, इसको OX भी लिख सकते हो आप, उसमें माइनस आ गया, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों बना देगा बेटा। ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं Cr 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। यहाँ मैं OX लिख दूं C2O4 की जगह, बिल्कुल सर लिख दो, आप ही का बोर्ड है OX, और यहाँ पे लिख दिया मैंने H2O और ये H2O। समझ में आ रही है बेटा बात। इसका ऑप्टिकल बना देते हैं Cr 1 2 3 4 5 6, ये OX, ये OX और ये H2O और ये H2O। ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा इसके, क्योंकि इस पे लगा हुआ है प्लस
माइनस, तो माइनस लगा देना यहाँ पे, ये बना ऑप्टिकल, क्या बना है बेटा, ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। उसके अलावा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है। कैसे पता चला ज्योमेट्रिकल का, क्योंकि बेटा अगर सिस बन गया तो ट्रांस भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो Cr 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिख दिया OX और यहाँ पे लिख दिया H2O और H2O, तो ये क्या बन गया, ट्रांस, क्या बन गया बेटा, ये ट्रांस, और ये क्या था, सिस। तो बेटा जी एक बात बता दूं आपको, दो तरह की आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गई यहाँ पे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। इसका आंसर समझ आ गया, इस वाले को देखते हैं, ये समझ आ गया ना भाई, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल बनता है इसमें। ठीक है, वापस इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं इस वाले को। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक करो इसको, COEN का होल थ्राइस, और यहाँ पे लिखें बेटा 3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस, ब्रेक करते हैं इसको, CO 1 2 3 4 5 6, EN पे दो होते हैं बेटा, एक EN यहाँ लगा दिया, एक EN यहाँ लगा दिया, एक EN यहाँ लगा दिया। मैं मान के चल रहा हूँ तुम धुरंधर हो इस फील्ड के, इसलिए अच्छे से कर पा रहे हो, इनको अच्छे से पढ़ाया बेटा आपको। ये 1 2 3 4 5 6 ये लो भैया, इस बार क्या हो जाएगा, EN यहाँ आ जाएगा, EN यहाँ आ जाएगा और एक EN यहाँ आ जाएगा। क्या ऑप्टिकल शो कर रहा है, बिल्कुल सर, इसमें केवल ऑप्टिकल ही शो करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों थे, इसमें केवल ऑप्टिकल। समझ में आ गई बेटा बात, अरे क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NO3 NO2 माइनस। ठीक है, तो बेटा इसमें एक तो NO2 की वजह से तो बन जाएगा लिंकेज, क्या बन जाएगा, लिंकेज बन जाएगा, और NO3 अंदर आ जाएगा, NO2 बाहर आ जाएगा, तो एक आयोनाइजेशन, क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन। तो लिंकेज और आयोनाइजेशन दो बन रहे हैं इसमें। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें देखो बेटा, इसमें ज्योमेट्रिकल बनेगा, क्या बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल बनेगा, बना के बताऊंगा। इसमें तो जरूरत थी नहीं, NO2 की जगह ONO कर दिया, बस वही है। तो इसको देख लेते हैं, PT 1 2 3 4 Cl H2O NH3, तो ये तो कौन सा बन गया, ये बन गया बेटा आपका सिस वाला, क्या बन गया, ये सिस। अब बनाते हैं आप उसको, PT 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बेटा, H2O यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, तो सर ये कौन सा बना, ये बन गया बेटा जी आपका ट्रांस वाला, यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है कहानी, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। Transition element often form colored ions due to electronic transition within the d orbital. The color depend on the oxidation state and the ligand attached. For example, Mn2 plus is light pink, Cr3 plus is violet, and Cu2 plus is blue. However, Zn2 plus and scandium are colorless. यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन की भाषा बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+, तो Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 3d3, चलो ये भी हो गया। Why Zn2+ salts are colorless? Because Zn2+ में जो होते हैं वो होता है argon 3d10, all electrons are paired, जिसकी वजह से क्या होता है, no dd transition, नो dd ट्रांजिशन नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। Why Cu2+ salts are colored? Because Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d9, और 3d9 होगा तो क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, dd ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, dd ट्रांजिशन हो जाएगा। Name two factors that influence the color of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसे पता करते हैं बेटा, तो वो होता है बेटा, एक तो होता है डी ट्रांजिशन से। किससे होता है बेटा, डी ट्रांजिशन, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ ऑफ, लिगेंड। किसकी स्ट्रेंथ बेटा, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, पैरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा, कहानी समझ में आ गई। अगला वाला देखो बेटा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पूछ रहा है कि डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड सच एज मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, वो कैसा पता लगता है हमें, वो इसी से पता लगता है, मैग्नेटिक मोमेंट से। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को, क्या कह रहा है ये, देखो बेटा ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन में
यहां पर एक चीज नजर आ रही है मुझे, क्या नजर आ रही है, ध्यान से सुनना। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वो क्या होता है बेटा, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड तो होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और जो आंसर आएगा वो आएगा बोहर मैग्नेटोन में, यानी यूनिट होती है एन इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन FeCH6 is diamagnetic while Fe(F6(3) is paramagnetic। मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं, उसको ऐसे समझा देता हूं। FeCl6 जो होता है 4- और Fe(F6(3) होता है पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इसके पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होती है, पैरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, पैरिंग, और पैरिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रह पाता, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रह पाता, जिस वजह से ऐसा होता है। FeS6 जो होता है वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड होता है। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है बेटा जी, वो क्या करता है बेटा, पैरिंग नहीं कराता है। डू नॉट मैक पैरिंग, ये क्या करता है, पैरिंग नहीं कराता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो पेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। और वही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है भैया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस जो है उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग स्पिन स्टेट्स इन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। द टू प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइन द स्पिन स्टेट, हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पैरिंग करा देगा, पैरिंग कराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं रहेंगे, मतलब अनपेयर्ड नहीं रहेंगे। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो पैरिंग कराएगा, और पैरिंग कराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अनपेयर्ड नहीं बचेंगे, और अनपेयर्ड नहीं बचेंगे तो स्पिन लो हो जाएगा। और उसी की जगह मैं कहूं आपसे, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या कराएगा बेटा, पैरिंग करा देगा। क्या कराएगा बेटा, पैरिंग, और पैरिंग कराने की वजह से वो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, या फिर उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, यानी स्पिन जो है वो, स्पिन जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा बेटा जी। और वीक लिगेंड है, क्या है बेटा, वीक लिगेंड है तो वो क्या होता है बेटा, पैरिंग नहीं करा पाएगा। डू नॉट मैक पैरिंग, क्या कराएगा बेटा, डू नॉट मैक पैरिंग, और पैरिंग नहीं कराएगा तो स्पिन क्या हो जाएगा बेटा, स्पिन यहां पर हाई हो जाएगा। स्पिन क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है कहानी? बस इतना ही था इसमें, यही आपका चैप्टर था बेटा, यही आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए। क्लियर है कहानी? वही नेचर ऑफ लिगेंड की बात करिए। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एबिलिटी टू स्प्लिट द d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल सेंटर एंड डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, हाउ डज देयर टाइप ऑफ लिगेंड अफेक्टेड मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, पैरिंग कराएगा, और पैरिंग करा देगा तो वो क्या बना देगा उसको, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड है बेटा तो पैरिंग नहीं कराएगा, पैरिंग नहीं कराएगा तो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गई बेटा जी बात? अरे क्लियर है कहानी? बस इतना ही तो पढ़ना था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये चैप्टर था यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ करवा दिया, कुछ छूटा ही नहीं इस चैप्टर में। सारी
आइडियल कंडीशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बोर्ड के क्वेश्चन सब कवर अप कर लिए। तो बेटा इनको पढ़ के जाओ, मजा आ जाएगा, सब कुछ कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं आपसे, ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को निशान क्लासेस की और पढ़िए, आपको बोर्ड्स में काफी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट पेपर में आपसे मिलते हैं इसी जोश और उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।